हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टीफन क्रैशन के बारे में। स्टीफन क्रैशन ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसमें इंग्लिश पेडागॉजी के अंदर स्टीफन क्रैशन से कोई क्वेश्चन ना मिले। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आज की वीडियो का और हिंदी पेडागॉजी का। तो बात करते हैं स्टीफन क्रैशन के सेकेंड लैंग्वेज के थ्योरी के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो स्टीफन क्रैशन ने जो उनका मानना था कि जो सेकंड लैंग्वेज है हमारी, जो सेकंड लैंग्वेज को हम उसी तरह से सीख सकते हैं जिस प्रकार से हम फर्स्ट लैंग्वेज को, जो बच्चा जो होता है मातृभाषा को, अर्थात उसकी फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है, जिस तरह से फर्स्ट लैंग्वेज को बच्चा सीख लेता है उसी हिसाब से उसी तरह से सेम रूल्स को सेम तरह से बिना किसी एफ़र्ट्स के वो सेकंड लैंग्वेज को भी आसानी से सीख सकता है। तो इसी बारे में स्टीफन क्रैशन का कुछ थ्योरी है जो कि हम आगे बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, स्टीफन क्रैशन बिलीव्स दैट वी कैन एक्वायर अ सेकंड लैंग्वेज जस्ट लाइक आवर मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज। अर्थात स्टीफन क्रैशन का मानना है कि वी कैन एक्वायर, कि हम अर्जित कर सकते हैं सेकंड लैंग्वेज को जस्ट लाइक आवर मदर टंग, अर्थात मदर टंग मतलब मातृभाषा, और फर्स्ट लैंग्वेज, कि जिस तरह से हम फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं उसी तरह से हम सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं आगे इन्होंने बताया है। तो चलिए बात करते हैं सेकंड जो इसका पॉइंट है। स्टीफन क्रैशन प्रपोज्ड द 5 मेन हाइपोथेसिस। इन्होंने 5 मेन हाइपोथेसिस दी हैं फॉर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन एज गिवन बिलो। स्टीफन क्रैशन ने किस तरह से भाषा जो सेकंड लैंग्वेज है, अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज है, उसको सेकंड लैंग्वेज को बोला है किस तरह से हम अर्जित कर सकते हैं, अर्थात एक्विजिशन कर सकते हैं सेकंड लैंग्वेज का। तो कौन कौन से 5 पॉइंट बताए हैं उन्होंने, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। क्या है एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस? इसको आपको याद रखना है इंग्लिश में ही, इसमें हिंदी जानबूझकर नहीं बता रहे हैं, अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको, पर ये इंग्लिश में ही आपको याद करना है कि एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन इसी तरह से पूछा था, कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा था कि पूछ लिया जाएगा कि एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस किसने दी थी, या मॉनिटर हाइपोथेसिस किसने दी थी, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस किसने दी थी, इनपुट हाइपोथेसिस किसने दी थी, या इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस किसने दी थी। तो ये 5 पॉइंट किसके अंतर्गत आते हैं? स्टीफन क्रैशन की सेकंड लैंग्वेज के थ्योरी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दी थी। ये 5 हाइपोथेसिस कौन कौन सी है? एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस फर्स्ट नंबर है, मॉनिटर हाइपोथेसिस सेकंड नंबर है, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस थर्ड नंबर, इनपुट हाइपोथेसिस फोर्थ नंबर, और इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस दिस इज द 5th नंबर ऑफ दिस हाइपोथेसिस ऑफ स्टीफन क्रैशन सेकंड लैंग्वेज थ्योरी। तो आगे बात करते हैं। अब ये कहते ये एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस क्या है? एक्विजिशन बात कर चुके हैं, अर्जन, लर्निंग मतलब सीखना, हाइपोथेसिस अर्थात इसका अर्थ है कि द स्टूडेंट एक्वायर लैंग्वेज अनकॉन्शियसली, अर्थात जो बच्चा है, एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस का मतलब यही है कि जो बच्चा है बिना किसी एफर्ट से अपने सबकॉन्शियस माइंड अर्थात अनकॉन्शियस प्रोसेस से, जैसे जब बच्चे को फर्स्ट लैंग्वेज सिखाने के लिए हम लोग को कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई भी रूल नहीं होता, बस वो देख कर ही सीख जाता है। अर्थात जो आसपास का वो किस पे डिपेंड करता है, अपना जो उसकी मदर टंग है वो लोकेलिटी पे डिपेंड करती है, सोसाइटी पे डिपेंड करती है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। इसी तरह से अगर जिस तरह का इन्वायरमेंट हमारे आसपास बना दिया जाएगा उसी तरह से बच्चा क्या होगा, उसकी लैंग्वेज जो ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, लैंग्वेज जो एक्वायर करने की जो प्रोसेस होता है, वो क्या होता है उसी तरह से क्या होता है काम करने लगता है। तो इन्होंने यही एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस में यही बताया है कि द स्टूडेंट एक्वायर लैंग्वेज अनकॉन्शियसली, मतलब बिना किसी एफर्ट के जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, वो क्या कर सकता है, लैंग्वेज एक्वायर कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हाइपोथेसिस क्या है? मॉनिटर हाइपोथेसिस की बात करें तो लैंग्वेज लर्नर मॉनिटर दियर कम्युनिकेशन एंड करेक्ट माइनर एरर्स बेस्ड ऑन व्हाट दे नो अबाउट द लैंग्वेज। अर्थात कम्युनिकेट करते वक्त
जब कम्युनिकेशन अर्थात बातचीत साधारण बोलचाल में जो बच्चा है या कोई बच्चा है उसको क्या करना, वो क्या करता है अपनी भाषा में पहले क्या करता है, टूटी फूटी भाषा बोलता है, फिर क्या करता है उसी को धीरे धीरे मॉनिटर करता है। अर्थात मॉनिटर करने का अर्थ है कि एरर को सुधारता है। क्या करता है, कुछ वर्ड है उसने गलत बोले पर हम लोग समझाते हैं, या टीचर है कोई टीचर के सामने बच्चा गलत वर्ड बोलता है, कोई टूटी फूटी भाषा में कुछ बोलने का बोलता है, तो टीचर क्या करते हैं उसको समझाते हैं कि नहीं बच्चे ऐसा नहीं बोला जाता, इस तरह से ये बात इस तरह से होती है। तो वो जो माइनर एरर्स हैं, जो छोटी छोटी गलतियां हैं, वो उसको बताकर अर्थात उन्हीं को बताने को क्या बोला गया है, मॉनिटर हाइपोथेसिस के अंतर्गत रखा गया है। मतलब जो छोटी छोटी माइनर्स एरर हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं, उन्हीं को सुधारने के बाद जो कम्युनिकेट करने लगता है बच्चा, उन्हीं को क्या बोलते हैं, मॉनिटर हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस में स्टूडेंट क्या बच्चा विद्यार्थी क्या कर रहा था, बिना किसी एफर्ट्स के क्या कर सकता था, क्या कर सकता है, लैंग्वेज एक्वायर कर सकता है। मॉनिटर में उस लैंग्वेज को बोलने में जो कमियां हो रही, जो त्रुटियां हो रही हैं, उनको सुधार करके क्या बच्चा कर रहा है, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। थर्ड पॉइंट है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। नेचुरल ऑर्डर साफ समझ में आ रहा है। नेचुरल ऑर्डर मतलब जो प्राकृतिक तरह से सीखना, अर्थात अनकॉन्शियस प्रोसेस से सीखना, प्राकृतिक अर्थात फर्स्ट लैंग्वेज की ही यहाँ पर बात हो रही है। फर्स्ट लैंग्वेज, जिस तरह से हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज सीख सकते हैं नेचुरल ऑर्डर से, मतलब एनवायरनमेंट सोसाइटी के थ्रू, उसी तरह से सेकंड लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर इनका कहना ये है कि एक्विजिशन ऑफ ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर फॉलोज अ नेचुरल ऑर्डर विच इज़ प्रेडिक्टेबल। अर्थात इसका सिंपल भाषा में इसका कहने का यही अर्थ है कि नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का अर्थ ये है कि बच्चा जो है सेकंड लैंग्वेज को नेचुरली प्राकृतिक तरीके से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करके, अर्थात जो सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर जो होता है, जो मतलब रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके ही हम सीख सकते हैं। तो उसी तरह से उसको इतना हार्ड ना बताकर उसको उस तरह से स्टीफन क्रैशन ने बताया है कि वो आसानी से क्या की जा सकती है, एक्वायर की जा सकती है। किस तरह से, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को फॉलो करके। किसको फॉलो करके? अब जैसे कोई भाषा है, जाहिर सी बात है कोई भाषा को सीखने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी भाषा से अपनी भाषा में बात करके उसको ट्रांसलेट करके इस तरह से सीखते हैं कि हम लोग को आसान तरीके से वो लैंग्वेज क्या हो जाए, एक्वायर हो जाए या समझ में आ जाए। तो वही नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहली बात हमने की थी एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस। इसमें स्टूडेंट जो होता है एक्वायर करता है लैंग्वेज को अनकॉन्शियसली, मॉनिटर, फिर अनकॉन्शियसली एक्वायर करने के बाद बच्चा क्या करता है, उसको मॉनिटर करता है, या टीचर मॉनिटर करते हैं कि बच्चा गलती कहाँ पर कर रहा है और उसको क्या करना है, सुधारना किस तरह से है, उनको कम्युनिकेट किस तरह से करना है। थर्ड, नेचुरल ऑर्डर, इस तरह से ग्रामर को पढ़ाया जाता है कि वो उनकी जो नेचुरल तरीके से पढ़ाया जाता है कि ग्रामर को एक नेचुरल फॉर्म में पढ़ाएंगे कि उस बच्चे को ज़्यादा कोई दिक्कत या परेशानी महसूस ना हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। इनपुट हाइपोथेसिस क्या होती है? इनपुट हाइपोथेसिस मतलब होती है ऐड न्यू थिंग्स। इनपुट मतलब कुछ भी इनपुट करना, मतलब उनकी लैंग्वेज में कुछ इनपुट करना। अर्थात इसका अर्थ ये है कि जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उसको अपनी मदर टंग आती है। फिफ्थ क्लास में बच्चा फिफ्थ क्लास तक गया, उसको मदर टंग में बात करने की क्या है, हमारे यहाँ क्या है, छूट दी गई है कि हाँ बच्चा फिफ्थ क्लास तक मदर टंग में अपनी बात कर सकता है। उसके बाद उसको सेकंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश पढ़ाना धीरे धीरे क्या किया गया, शुरू किया गया। अब बच्चे को ये नहीं रोका जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ इंग्लिश में बात करें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो बच्चा इंग्लिश सीख ही नहीं पाएगा। वो बस रटेगा, कुछ वर्ड्स को रट लेगा और फिर रटने से कोई चीज़ होती नहीं है जब तक उसको समझा ना जाए। तो मदर टंग का यूज़ करके क्या करेगा बच्चा, मदर टंग के थ्रू कुछ इनपुट देगा, कुछ इनपुट अर्थात रूल्स समझेगा कि ग्रामर के रूल्स क्या हैं, वो अपने दिमाग में रखेगा, सेव करेगा, फिर उनको क्या करेगा, फॉलो करेगा, फिर कम्युनिकेट करेगा। अब अगर हम फिफ्थ क्लास के बच्चे को डायरेक्ट 10th क्लास का सिलेबस पढ़ा देंगे तो क्या वो एक्वायर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बच्चे को क्या करना है, अगर फिफ्थ क्लास का बच्चा है तो उससे थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, मतलब थोड़ा इनपुट जैसे +1 जहाँ पर हमने लिखा हुआ है +1, तो फिफ्थ या +1 मतलब 6 लेवल तक या थोड़ा सा ऊपर तक हम बात कर सकते हैं। पर ये नहीं है कि
थोड़ा सा ही ऊपर बात कर सकते हैं, बस ये नहीं कि एकदम से ऊपर चले जाएं या उसको सेकंड क्लास का 5th क्लास से बच्चा सीधे 10th क्लास का सिलेबस पढ़ाने लगे, 10th क्लास की इंग्लिश पढ़ाने लगे। इसीलिए यहाँ पर इसका मतलब यही है कि बच्चे को इनपुट देना चाहिए +1 इनपुट देना चाहिए, मतलब जितना ज़रूरी है उससे लिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ना कि ज़्यादा। +2 भी नहीं होना चाहिए, +1 तक ही सीमित होना चाहिए। थोड़ा इनपुट देंगे तभी वो कम्युनिकेट बच्चा कर पाएगा। अब लास्ट पॉइंट है इफेक्टिव फ़िल्टर हाइपोथेसिस, मतलब जब टीचर जो पढ़ाता है, टीचर इफेक्टिव फ़िल्टर हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है, टीचर जब पढ़ाएंगे बच्चे को या सेकेंड लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं तो उनके अंदर, टीचर्स के अंदर क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए और एंजाइटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लो एंजाइटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर जिस टाइप से असल में जो कोई जज करता है, हम लोग सब दिया होगा कि हम लोग जब कोई सामने वाला जजमेंट कोई पास करता है तो वो जजमेंट पास इसलिए कर पाता है क्योंकि हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही होती है। लाइक हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं या उसके सामने हाड़ बढ़ाने लगते हैं, बातचीत करने में डरने लगते हैं। कोई इंग्लिश बोल रहा है तो ऐसा लगता है हमको बड़ा हार्ड एंड फास्ट हो रहा है, भाई पता नहीं क्या बात कर रहा है, इस तरह से। तो टीचर को पढ़ाते समय बच्चे को लो एंजाइटी रखनी चाहिए, मतलब एंजाइटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मोटिवेशन अप रखना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रखना चाहिए। इसी को इफेक्टिव फ़िल्टर हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब एक बार फिर से देखते हैं कि ये क्या है, स्टीफन क्रैशन की जो 5 पॉइंट्स हैं क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट ये था कि एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, स्टूडेंट क्या करना चाहिए, अनकॉन्शियस तरीके से क्या करे, बच्चा सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर कर सके। उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, बच्चा मॉनिटर करने लगता है कि हाँ गलतियाँ कहाँ कर, या टीचर मॉनिटर करते हैं बच्चे को कि बच्चा गलती कहाँ कर रहा है, और फिर कम्युनिकेट करते हैं। फिर नेचुरल ऑर्डर से टीचर को पढ़ाना चाहिए, मतलब नेचुरल ऑर्डर से बच्चे क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं किसको, लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज को। ज़्यादा इनपुट नहीं देना चाहिए, बस जितनी ज़रूरी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इनपुट देना चाहिए, उससे ज़्यादा इनपुट का यूज़ नहीं करना चाहिए। और इफेक्टिव फ़िल्टर हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि टीचर को ज़्यादा मतलब मोटिवेट रहना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और एंजाइटी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जितना भावनात्मक रूप को, इमोशनल अटैचमेंट जितनी कम रहेगी या उससे मतलब ज़्यादा बच्चे को कुछ मतलब दबाव में नहीं रखना है, आराम से पढ़ाना है जिससे बच्चा समझ सके। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, स्टीफन क्रैशन की सेकंड लैंग्वेज थ्योरी। कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे बात करते हैं, ये जो पॉइंट है एग्जैक्ट इसके वो पूछ लिए जाते हैं कि LAC का फुल फॉर्म क्या है। अब LAC को LAD से कंफ्यूज मत कर दीजिएगा। LAC का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। जो हम लोग पाठ्यक्रम से लैंग्वेज सीखते हैं उसके बारे में बात की गई है। LAC मतलब लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। और एक होता है LAD भाषा अर्जन यंत्र, जिसके बारे में बताया था। लैंग्वेज, इसका फॉर्मूला क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या होता है, भाषा अर्जन यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन। LAD का फुल फॉर्म होगा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और LAC का मतलब होगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। क्या होगा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, अब ये LAC होता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट आल्सो सच एज यूज इन इंग्लिश इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स। अर्थात किसी सेकंड लैंग्वेज में, अर्थात जैसे बात करते हैं हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम लोग यूपी बोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट में जो हम लोगों के होते हैं तो हिंदी से ही, हिंदी हिस्ट्री हो तो भी हिंदी, इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के हर चीज़ हिंदी तो हिंदी में पढ़ ही रहे हैं। फिज़िक्स हिंदी में, केमिस्ट्री हिंदी में, मैथ्स हिंदी में, साइंस पूरी जो बायोलॉजी है हिंदी में है, और ज्योग्राफी हिंदी में। तो इस तरह से जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, सिविक्स हिंदी में, पॉलिटी हिंदी में, सब कुछ क्या पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। तो उसी तरह से बात करते हैं तो LAC लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में पढ़ रहा है तो उसकी सारी बुक्स क्या होगी, इंग्लिश में होंगी। या हिंदी में पढ़ रहा है तो उसकी सारी बुक्स कैसी होती हैं, इंग्लिश में होती है। यही होता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। जिस लैंग्वेज में जो बच्चा पढ़ रहा है उसी की बुक्स भी उसी तरह की क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट भी उसके, सदर सब्जेक्ट भी उसी क्या होते हैं, लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट पूछा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं। BICS का फुल फॉर्म पूछा था, CALP का फुल फॉर्म पूछा था। अब BICS CALP में है क्या, BICS का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल।
क्या है फुल फॉर्म, अच्छे से याद कर लीजिएगा। BICS, B फॉर बेसिक, I फॉर इंटरपर्सनल, C फॉर कम्युनिकेशन, S फॉर स्किल। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, अर्थात इसका अर्थ ये है कि हम लोग कम्युनिकेट करने में जिस प्रकार की मतलब कम्युनिकेट करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए BICS की ज़रूरत होती है, अर्थात बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। और CALP की बात करते हैं तो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। CALP कॉग्निटिव, C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर एकेडमिक, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर प्रोफिशिएंसी, अर्थात संज्ञानात्मक रूप से जिस तरह की हम लोग बात करते हैं एकेडमिक में, जैसे रिफर टू लिंग्विस्ट स्किल टू अंडरस्टैंड डिस्कस द कंटेंट, मतलब जब हम क्लास वगैरह में होते हैं तो डिस्कस करते हैं, किसी कंटेंट को लेकर डिस्कस करते हैं, तो वो डिस्कशन जो होता है वो CALP के अंतर्गत आता है। जो BICS होता है, जो रोज़मर्रा में जो हम लोग बात करते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, वो CALP के अंतर्गत BICS के अंतर्गत आता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो ये फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिएगा। BICS क्या होता है, CALP क्या होता है। BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल और CALP कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, अच्छे से पता है हम लोगों को। थ्रू एन अचीवमेंट टेस्ट वी मेजर स्किल एंड नॉलेज लर्नड इन ग्रेड अगेंस्ट द सेट्स ऑन ऑब्जेक्टिव। कोई किसी नॉलेज में कोई लर्न करने के बाद हम लोग को ग्रेड वगैरह जो मिलते हैं तो उसी को अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। टेस्ट के दौरान जो भी रिवॉर्ड वगैरह हम लोगों को मिलता है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, अ टेस्ट यूज टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स स्किल टू सक्सीड इन ए गिवन फील्ड। जैसे टीचर एप्टीट्यूड, अ टीचर यूज टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल स्किल, अपनी जो स्किल होती है वो टीचर क्या होगा टेस्ट के दौरान, जिस टेस्ट के दौरान अपनी स्किल होती है वो डिफाइन करने का। एप्टीट्यूड मतलब यही होता है कि अगर आप जिस चीज़ की तैयारी करते हैं, जो भी सब्जेक्ट में आपको महारत है, उसका जो टेस्ट होता है, अगर आप अच्छे से उस फील्ड में महारत है तो उसी को एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, टेस्ट टू नो द गैप्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टीचिंग लर्निंग, अर्थात जो शिक्षण अधिगम है, टीचर लर्निंग मतलब शिक्षण अधिगम के दौरान जो लैंग्वेज वगैरह होती हैं, जो शिक्षक जो जिस सब्जेक्ट को शिक्षक पढ़ा रहा है, अगर उसको पढ़ाने के दौरान कोई गैप्स रह गए हैं या कोई गैप्स आते हैं, उनको जैसे बच्चों के अंदर कोई डाउट रह जाता है, डाउट को एज ए डाउट सेशन बोल सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट के दौरान ही पता चल पाता है कि बच्चों में किस तरह का, मतलब इस टॉपिक को लेकर इसमें क्या गैप रह गया है, किस तरह से बच्चा समझ पाया है या नहीं समझ पाया। उसी को डायग्नोस्टिक टेस्ट इसीलिए किया जाता है कि बच्चों में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम को समझ पाए हैं या नहीं पाए हैं। और जो रेमेडियल टीचिंग होता है वो उसी जो टेस्ट के दौरान जो गैप मिले हैं, कि जैसे कोई टॉपिक पढ़ाया गया, उसमें से बच्चा किसी टॉपिक पर फंस रहा है, तो उस टॉपिक को, उस पॉइंट पर जो फंस रहा है, उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए, मतलब उस गैप को रिमूव करने के लिए जो टीचिंग यूज़ की जाती है उसको रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्टीफन क्रेशन का सेकंड लैंग्वेज, स्टीफन क्रेशन की सेकंड लैंग्वेज थ्योरी और कुछ टेस्ट या कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।